नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रेड डील पर संसद में हंगामा, लोकसभा स्थगित। नड्डा बोले आज देंगे ट्रेड डील की पूरी जानकारी। कांग्रेस की मांग, ईयू और यूएस डील पर संसद में बहस हो। संसद में ट्रेड डील को लेकर सरकार बनाम विपक्ष टकराव बढ़ा। संसद में आज ट्रेड डील को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उस समय सदन में संसदीय समितियों के चुनाव से जुड़े प्रस्ताव सुने जा रहे थे, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के बीच कामकाज आगे नहीं बढ़ सका। उधर राज्यसभा में माहौल गर्म रहा। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का विरोध करने का तरीका सही नहीं है। नड्डा ने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार आज ही ट्रेड डील से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सदन के सामने रखेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस की मांग है कि मोदी सरकार संसद को भरोसे में ले। पार्टी ने कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए ट्रेड समझौतों का पूरा टैक्स संसद के दोनों सदनों की टेबल पर रखा जाए और उस पर खुली बहस कराई जाए। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बिना चर्चा के फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और किसानों पर पड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार सदन में कौन कौन सी जानकारी साझा करती है और क्या इन समझौतों पर विस्तृत चर्चा की इजाजत मिलती है या नहीं। ट्रेड डील पर कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल। कहा, आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कहा, मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है क्या। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ। ट्रंप की ओर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कुछ सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। ये बताया गया कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। इसके बाद पार्टी ने सवाल पूछे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है। हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनके साथ भी छोड़ दिया गया है। हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है, कांग्रेस ने पूछा है। इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ। ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये बात देश को जानने का हक है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। अमेरिकी कृषि सचिव ने डील के लिए ट्रंप की तारीफ की। बोली, भारत के बड़े मार्केट में ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे। भारत में मोदी सरकार से सवाल, कृषि के बारे में क्या किया बताइए। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस ने कहा है, इस डील से अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुलने की संभावनाएं बढ़ गई। उनके अनुसार 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा लगभग 1.3 अरब डॉलर था और इस डील से ये घाटा कम होने में मदद मिलेगी। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है और डील से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। वहीं भारत में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कृषि को लेकर डील में क्या किया गया है, इसकी जानकारी दी जाए साफ साफ। लेकिन अभी सरकार की ओर से चुप्पी है। अमेरिका की कृषि मंत्री के हालिया बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा है, यह प्रतिक्रिया भारत के लिए गहरी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इसकी अनुमति कैसे दे सकता है। 18% टैरिफ पर जश्न क्यों, पंकज पचौरी ने उठाया सवाल। कहा, पहले 3%, अब 18%, क्या उपलब्धि है ये। ट्रेड डील के बाद 18% अमेरिकी टैरिफ पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी ने जश्न मनाने वालों को तर्कों से तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 2004 तक भारत पर अमेरिका का औसत टैरिफ लगभग 3.31% था, जबकि उस दौर में भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद पाबंदियां भी लगी हुई थी। 2014 तक मनमोहन सिंह के समय हुए परमाणु समझौते के बाद यह औसत टैरिफ घटकर लगभग 2.93% रह गया था और अब हम 18% टैरिफ को ऐसे मना रहे हैं जैसे आसमान से कोई बड़ी सौगात मिल गई हो।
ट्रेड डील में कृषि को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि क्या हमारी सरकार ने अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोल दिया है? क्या मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने झुककर खेती के क्षेत्र में अमेरिकी सामान को आने की इजाजत दे दी है? सरकार को संसद में साफ साफ सच बताना चाहिए, किसानों को जवाब चाहिए। ट्रेड डील पर मनीष तिवारी का बड़ा हमला, रणनीतिक स्वायत्तता पर उठे गंभीर सवाल। बोले आखिर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का हुआ क्या? भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कई बड़े सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि समझौते की शर्तें भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर असर डाल सकती हैं। मनीष तिवारी के मुताबिक डील से जुड़ी जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। उनका दावा है कि भारत को रूस से तेल खरीद बंद करना पड़ सकता है, जबकि अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भारतीय निर्यात पर 18% टैरिफ जारी रखेगा। तिवारी ने कहा कि भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और कोयले जैसे उत्पाद खरीदेगा। उनका सवाल है कि अगर ये सब सही है तो क्या भारत की विदेश और व्यापार नीति अब पूरी तरह स्वतंत्र रह पाएगी? भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हुआ समझौता, अमेरिका टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। ट्रंप बोले रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत। बोले मोदी के अनुरोध के कारण डील पर सहमत हुआ। मोदी बोले राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष ने किया हमला, वॉशिंगटन से पहले ऐलान क्यों हुआ? आखिर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है और इसके तहत अमेरिका भारत पर लगने वाला जवाबी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। ट्रेड डील की घोषणा करते हुए ट्रंप ने मोदी को फिर लपेटे में लेते हुए कहा, ट्रुथ सोशल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध के अनुसार हम तुरंत प्रभाव से ट्रेड डील के लिए सहमत हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। ट्रंप के अनुसार भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और दूसरे उत्पाद खरीदेगा और बाय अमेरिकन नीति को बढ़ावा देगा। इस घोषणा से पहले ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए संकेत दिया था कि कोई बड़ी खबर आने वाली है और कुछ ही देर बाद ट्रंप ने खुद इस डील की घोषणा कर दी। अब इस डील को लेकर फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर भारत से पहले ट्रंप की ओर से किसी फैसले का ऐलान किया गया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील ट्रंप की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है ताकि यूक्रेन युद्ध पर दबाव बनाया जा सके और अमेरिकी उत्पाद बेचे जा सके। दवा, कपड़ा जैसे उत्पादों पर 25% से 18% टैरिफ कम होने से भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा, लेकिन भारत को अमेरिकी सामान ज्यादा खरीदना पड़ेगा। इससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही रूस से तेल बंद करने से भारत की ऊर्जा लागत बढ़ सकती है। ट्रंप की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर डील की पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम होकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। ये सब पीएम मोदी ने कहा। ट्रेड डील पर ट्रंप की पहली घोषणा के बाद विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा वॉशिंगटन डीसी से की। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी से ही रूस और वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद को लेकर अपडेट की घोषणा की। अब उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा भी वॉशिंगटन से कर दी है, जिसके पूरे विवरण का अभी इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर होने वाली गले मिलने की झप्पियों की बात तो दूर, अब पीएम उनके साथ दिखने तक असहज नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएम मोदी ने अंततः हार मान ली है। ये निश्चित रूप से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में साफ तौर पर मोगेम्बो खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को कड़ी चेतावनी दी, यूजर डेटा प्राइवेसी पर कोई समझौता नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उनकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी दी है।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर नागरिकों की प्राइवेसी को व्यापार के लिए खतरे में नहीं डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि अगर उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो डेटा शेयरिंग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोर्ट ये सुन रही थी कि मेटा और व्हाट्सएप ने नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें सीसीआई ने 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना ओटीटी मैसेजिंग मार्केट में डोमिनेंस के दुरुपयोग के लिए था। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा, यूजर का डेटा केवल कंसेंट या ऑप्ट आउट के बहाने शेयर नहीं किया जा सकता। आप देश के नागरिकों के अधिकारों के साथ खेल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 फरवरी को विस्तृत आदेश जारी करेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नफरती भाषण के आरोप, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार नफरती बयान दे रहे हैं जिसका निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। जमीयत उलेमा हिंद ने शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हेमंता के हालिया सार्वजनिक बयान को गंभीर, घृणा आधारित, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री के 27 जनवरी 2026 को दिए गए उस भाषण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसे संगठन ने अनुचित बताया है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों के लिए एक कठोर नियामक दिशा निर्देश तय करे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद की आड़ में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उकसाने या किसी समुदाय को बदनाम करने का अधिकार न रखता हो। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद भड़की ममता, बोली इतना झूठा और घमंडी इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। बोली पीएम के पास माता पिता के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर्टिफिकेट हैं क्या। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद उन्हें झूठा और मक्कार कहा। ममता ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली में पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हूं। मैं 4 बार मिनिस्टर और 7 बार सांसद रही हूं। मैंने ऐसा इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं देखा जो इतना घमंडी हो, इतना झूठा हो। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए परमानेंट नहीं होती, एक दिन आपको जाना ही है। बंगाल को क्यों टारगेट किया जा रहा है। चुनाव डेमोक्रेसी में एक त्योहार है, लेकिन आपने 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया। ममता ने कहा कि पहले बच्चे घरों में पैदा होते थे, अस्पतालों में नहीं। अपने प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या उनके पास अपने माता पिता के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर्टिफिकेट हैं। बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंची थी जिसमें पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी और एसआईआर से प्रभावित करीब 50 परिवार शामिल थे। गुजरात में वोटर लिस्ट डिलीशन पर बवाल, फॉर्म 7 बना विवाद, फर्जी साइन का आरोप लगा। नाम हटाने के खेल पर विपक्ष का हमला, लाखों वोटर नाम हटाने की साजिश। गुजरात में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप की फॉर्म 7 के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाने के आवेदन जमा किए गए, लेकिन कई वोटर्स का कहना है कि उनकी जानकारी, मोबाइल नंबर और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया और उनके हस्ताक्षर तक फर्जी तरीके से लगाए गए। ये मामला एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आया। कई लोगों ने कहा कि उनसे सैकड़ों फॉर्म पर साइन कराए गए और बताया गया कि ये नाम जोड़ने के लिए हैं, जबकि असल में वो नाम हटाने के फॉर्म निकले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये सब सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से हुआ और विपक्ष व अल्पसंख्यक इलाकों को निशाना बनाया गया। उनका दावा है कि फॉर्म पहले से टाइप किए गए थे और बड़ी संख्या में एक साथ जमा कराए गए, जिससे लाखों नाम हटने का खतरा है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और पार्टी या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट, अहमदाबाद और देवभूमि, द्वारका जैसे जिलों में जिन लोगों के नाम से फॉर्म जमा हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया। कुछ मामलों में मोबाइल नंबर भी गलत पाए गए। आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठे। एक बयान में कहा गया कि लगभग 9,88,000 डिलीशन आवेदन आए, जबकि 2 दिन बाद जारी जानकारी में सिर्फ 1,83,000 फॉर्म 7 आवेदन बताए गए। इस अंतर पर अधिकारियों ने साफ जवाब नहीं दिया। शेख हसीना के बेटे बोले चुनाव नतीजे पहले से तय हैं। कहा जमाते इस्लामी पर्दे के पीछे से कंट्रोल करेगी सत्ता। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि 12 जनवरी को होने वाले संसदीय चुनाव का नतीजा
पहले से तय है। उन्होंने कहा ये असली चुनाव नहीं बल्कि चयन प्रक्रिया होंगी। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टी बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन वो मजबूत सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जमात इस्लामी पर्दे के पीछे से सत्ता को कंट्रोल करेगी, भले ही इसके पास ज्यादा वोट ना हो। जॉय के मुताबिक इससे कमजोर और बाहरी प्रभाव वाली सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ढाका में ऐसी सरकार बनने से भारत, खासकर नई दिल्ली के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.